मैं चाहता हूं कि उनके कुछ आत्मीय प्रसंगों पर बात हो। अभी सीतन जी ने कहानियों पर, उपन्यास पर चर्चा की। मैं कुछ आत्मीय क्षण जो उनके जो रहे हैं और उनको चिट्ठियाँ, उस पर चर्चा करना चाहता हूँ। दरअसल सानी जी जब स्कूल में थे, हाई स्कूल में जब थे, तब से उनके अंदर लेखक जन्म ले रहा था। वो लिखना चाह रहे थे, लेकिन क्या लिखना है वो समझ नहीं पा रहे थे। उन दिनों जगदलपुर, मैं 51-52 की बात करता हूँ। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस दौर में बस्तर और जगदलपुर कैसा रहा होगा। ना यात्रा को लेकर कुछ साधन थे, ना अखबार थे, ना पत्र पत्रिकाएँ थी, कुछ भी वहाँ नहीं था। कुछ था तो जंगल था, और जंगल की खामोशी थी। उस दौर में सानी जी ने अपने अंदर के लेखक को कैसे जिंदा किया, मुझे लगता है इस पे भी हमको बात करनी चाहिए। हम तमाम लोग उनके कहानियों पे, उपन्यासों पे चर्चा करते हैं, लेकिन उन्होंने साल वनों का द्वीप जैसा महत्वपूर्ण संस्करण लिखा है। यदि आप बस्तर को जानना चाहते हैं तो साल वनों का द्वीप पढ़िए। ये तय है कि काला जल से हम बस्तर को समझते हैं, लेकिन काला जल बस्तर के रहवासी, जिसको आज लोग अल्पसंख्यक कहते हैं, जबकि जगदलपुर में ऐसा नहीं था। वो जो मुस्लिम समाज है, जगदलपुर शहर का एक परिवार था। आज जिस तरह से एक बंटवारा हुआ है हमारे अंदर, ऐसा माहौल वहाँ नहीं था जगदलपुर में, ना आज भी है। सानी जी उस मुस्लिम परिवार से आते हैं जहाँ उन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखे। जब उन्होंने पहली कहानी लिखी बारात, वो 11वीं के छात्र थे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी कहानी छत्तीसगढ़ के देश के मुधन साहित्यकार लाला जगदलपुरी ने छापी, अंगारा में, सन 52 में। जी, वहीं से एक सानी कहानीकार के रूप में अपने आसपास चिन्हांकित किए जाने लगे। फिर उसके बाद भैरव प्रसाद गुप्त जी की पत्रिका है कहानी, उसमें उनकी कहानी छपी। फिर पूरा हिंदी रचना संसार समझ गया कि बिहार जगदलपुर में एक कहानीकार तैयार हो रहा। मित्रों, उनका जीवन जगदलपुर में जब वो युवा थे, तो हम जैसे लोग थे, वो कहानीकार के रूप में नहीं थे। उस मोती तालाब पार में रहा करते थे, जहाँ वो समुद्र है, समुद्र, मैं समुद्र नहीं कह रहा हूँ, समुद्र है। वो एक ऐसा समुद्र है जो बहुत विशाल है जगदलपुर में। उसके पास ही उनका घर था। फिरोज जी यहाँ बैठे हैं, मैं इनके पूरे परिवार से हम परिचित हैं और बहुत अच्छे से परिचित हैं। आपकी सानी जी की 2 सुपुत्रियाँ भी हैं, दोनों बहुत समग्र लिखती हैं, आप भी लिखते हैं। आपके दामाद हैं जो आज यहाँ नहीं आए इस कार्यक्रम में, उनको आना था, परवेज़ अहमद, जिन्होंने सानी जी पे बहुत समग्र काम किया है। उनसे मेरी चर्चा हुई कि आपने रचनावली निकाली लेकिन क्या उनकी चिट्ठियों पे आपने कोई बात की? चिट्ठियों को लेकर कोई जगह नहीं है। यहाँ तक उनकी यात्रा संस्मरण, रिपोर्टाज, उस पर भी बात नहीं हो रही है। साथियों, मैं यह कहना चाहता हूँ कि 89 में इसी बिलासपुर शहर में समग्र कहानी को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुआ था। मुझे याद है उन दिनों मुझे भी उस कहानी सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था, और वहाँ कथाकार कमलेश्वर उपस्थित थे। और उस मंच से संक्षिप्त चर्चा सानी जी की रचना संसार पर हुई थी। लेकिन लौटते में ट्रेन में कमलेश्वर जी मुझे मिल गए। उनको पता लगा कि मैं जगदलपुर से हूँ, तो उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया। इसके गवाह यहाँ उपस्थित
परदेसी राम वर्मा जी हैं, उन्होंने मुझे साहनी जी को लेकर बहुत सारे प्रश्न किए। जो मैं उस दौर में मैंने साहनी जी को जितना समझा था मैंने इनको बताया। वो मुझसे उस काला जल समुद्र के बारे में पूछ रहे थे, वहाँ के रहवासियों के बारे में पूछ रहे थे, कहानी के काला जल के तमाम पात्रों के बारे में पूछ रहे थे। वो तमाम बातें मुझे उस बिलासपुर से रायपुर की यात्रा के दरमियान जान लेना चाहते थे। अब मैं उस समय उतनी मेरी समझ भी नहीं थी, लेकिन जो कुछ मैं जानता था मैंने उनको बताया। और मैं तो भूल गया कि कमलेश्वर इतने बड़े लेखक कहानीकार हैं, वो मुझे याद रखेंगे। लेकिन बाद में भाई परदेसी राम वर्मा जी ने एक चिट्ठी की फ़ोटो प्रति मुझे भेजी, और वहीं से मैंने मेरे अग्रज छत्तीसगढ़ के बहुत महत्वपूर्ण कहानीकार परदेसी राम वर्मा जी को भी जाना। उन्होंने कमलेश्वर जी की चिट्ठी की फ़ोटो प्रति मुझे भेजी कि कमलेश्वर आपको याद कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हम 89 से आज 19 में इसी बिलासपुर शहर में हम साहनी जी को याद कर रहे हैं। अभी इसी मन से कहा गया कि शाकिर भाई ने कहा कि हम साहनी जी को स्मृत नहीं किए। मुझे भी नहीं लगता। ये अलग बात है कि हम समग्र चर्चा साहनी जी पे नहीं कर रहे, लेकिन मुझे ये लग रहा है जनवादी लेखक सम्मेलन से कि हम सारे लोग आगे जाकर साहनी जी पर समग्र चर्चा करेंगे। मैं 2 छोटी चिट्ठियां पढ़कर अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। मैं चाहता हूं कि हम उनके समग्र रचना संसार पे बात कर में, कहानी या उपन्यासों में तमाम बात हो रही, लेकिन कुछ रिपोर्टाज पे बात करिए जो बस्तर को लेकर उन्होंने लिखी है, कुछ संस्मरण पे बात करें, कुछ यात्रा जो के दौरान उन्होंने जो बस्तर को देखा उस पर बात करें, और कुछ चिट्ठियों पे बात करें। बहुत महत्वपूर्ण चिट्ठी लिखी है उन्होंने। हम सारे लोग जिस शहर में रहते हैं, कई बार वो शहर हमें नहीं भाता, हम शहर को गाली देते हैं और शहर छोड़ देना चाहते हैं। साहनी जी के साथ भी यही हुआ, क्योंकि जिस शहर में वो थे उस शहर में कहानी को समझने वाला कौन था? कोई नहीं था। तो उनको लगता रहा कि मेरा मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है। जब वो बहुत छोटी सी नौकरी में थे, क्लर्क थे, अचानक उनका तबादला ग्वालियर हो गया। वो ये कहते हुए जगदलपुर छोड़े कि मैं जगदलपुर कभी नहीं लौटूंगा, और चले गए ग्वालियर। यहाँ फिरोज जी बैठे हुए हैं। वहाँ जाने के बाद उनको लगा कि मैंने जगदलपुर क्यों छोड़ा। लग रहा था कि वे एक आत्मीय रचना संसार में उपस्थित थे। ग्वालियर जाने के बाद उनको महसूस हुआ कि वो मुस्लिम हैं। अभी तक कभी नहीं लगा उनको जगदलपुर में। पहली बार उनके कुछ मित्रों ने ग्वालियर में, जब उनको मकान के लिए ढूंढ रहे थे ग्वालियर में, तो कोई मकान देना नहीं चाह रहा था, इसलिए कि वो मुस्लिम हैं। कई लोगों ने ये सुझाव दिया कि आप अपना नाम बदल लें। ये स्थिति भी उन्होंने झेली है। ग्वालियर से भी उन्होंने 2-3 बहुत महत्वपूर्ण कहानियाँ लिखी है, जिसकी चर्चा फिरोज जी करेंगे। ये अच्छी बात। हाँ, कुछ लोगों ने शाहानी क्या कर दिया था। अच्छा, शानी जो शब्द है वो अरबी का शब्द है, दुश्मन। यहाँ मेरे बहुत विद्वान अग्रज साथियाँ हैं, साथी बैठे हुए हैं, वो सारे लोग जानते हैं सानी जी का स्वभाव बहुत कठोर, मैं कहूँ विद्रोही था। उन्होंने दुश्मन खूब बनाए। एक व्यक्ति जगदलपुर के जनसंपर्क विभाग में एक छोटा सा क्लर्क होता है, वो निकल कर ग्वालियर पहुँचने के बाद तमाम चिड़ियाँ चढ़ते हुए आखिर में दिल्ली के साहित्य अकादमी का शीर्ष स्थान ग्रहण कर लेता। और 2 ऐसी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं, साक्षात्कार और भोपाल की दिल्ली की बात को, हाँ दिल्ली, हाँ पहले मैं बता रहा हूँ, ग्वालियर से वो भोपाल लौटे, उसके बाद वो दिल्ली पहुँच गए। और दोनों पत्रिकाएं उठा लीजिए, आज तक ऐसी पत्रिकाएं, ऐसा संपादक आपको नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूं कि उनके संपादन को लेकर भी जो पत्रिकाएं निकली उस पर भी चर्चा हो। मेरा मतलब संस्थापक संपादक थे। मैं चाहता हूं कि हम सिर्फ उनके कहानियों में बात ना करें, उपन्यासों में बात ना करें। उन्होंने बहुत वृहद ढंग से लिखा है,
बहुत लिखा है, खूब लिखा है, लगभग 35 सालों का उनका लेखन है। तो मैं चाहता हूँ हम सारे लोग जब कभी बैठे हैं तो इस तरह से हम सारे मित्र बांट लें कि कोई उनकी कथा रचना संसार में बात करेगा, कोई संस्मरण में बात करेगा, कोई चिट्ठियों में बात करेगा, इस तरह से हम समझ बातचीत कर रहे हैं। ये मेरा एक छोटा सा सुझाव है। तो मैं 2 चिट्ठियाँ मैं पढ़ना चाहता हूँ, छोटी सी चिट्ठियाँ हैं। हाँ, ये चिट्ठी है सन 51 की। इन्होंने लाला जगदपुरी को लिखा था। आदरणीय लाला जी, सादर वंदे। अरसे के बाद आपका पता लगा कि आप महासमुंद चले गए तथा एक पत्र का संपादन भार संभाले हैं। सच बेहद खुशी हुई लाला जी। काश अंगारा की रोशनी धीमी न होती तो आपको अपना पत्र संपादन छोड़ दूसरे पत्र को अपनाना ही क्यों पड़ता। खैर, यही मंजूर था। मेरे तुच्छ हृदय की सारी सहानुभूति, हमदर्दी आपके साथ है। अच्छा, वह कहानी जो आपको पसंद थी पुनः आपके पास भेज रहा हूँ। वही भारत कहानी जिसका पाठ मैंने आपके पास किया था। आशा है आप मेरी कुछ सेवा स्वीकार करेंगे। उस समय इसी कहानी को आपने संशोधन कर दिया था, उसे ही फेर कर प्रेषित कर रहा हूँ। क्या आपके सेवक के दर्शन होंगे? सच मैं निहाल हो उठूँगा यह समझकर कि आप हमें भूले नहीं हैं। कहानी भेज रहा हूँ, बताइएगा। ये पत्र लाला जी को उन्होंने लिखा था 51 में, और लाला जी ने वो कहानी अंगारा में भी छापी भी थी। उसके बाद एक महत्वपूर्ण चिट्ठी है जो उनके एक बहुत महत्वपूर्ण दोस्त अभी इन दिनों नहीं रहे, रहू परवेज़, आप सभी ने सुना होगा। उनकी ये आखिरी और अंतिम चिट्ठी है। ये चिट्ठी जो है 94 की है और 95 में उनका देहांत हो गया सानी जी का। प्यारे परवेज़, तुम्हारा प्यारा खत मिला वक्त पर। माफ़ी चाहता हूँ कि इसके पहले चाहकर भी मैं तुम्हें लिख नहीं पाया। हालांकि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जब मैंने याद न किया हो। उस दिन या उसके कुछ दिन पहले जहूर का भी खत मिला था, उसे भी मैं आज जवाब दे रहा हूँ। इससे पहले जो खत मैंने लिखवाया था उस वक्त मेरी तबीयत खराब थी, डायलिसिस का नया मामला था। अब तो कम वक्त मशीन के सहारे ज़िंदगी जीते 8 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन अब पहले से अच्छा हूँ और जिस हाल में भी अल्लाह ने रखा है उससे खुश हूँ। चलता फिरता हूँ, आसपास गाड़ी भी चलाता हूँ, खुश रहता हूँ। बस लिखना पढ़ना छूट गया, उसे नए सिरे से पकड़ना चाहता हूँ। वैसे मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊँगा। एक किताब जो मेरी आत्मकथा है उसे पूरी करना चाहता हूँ। सच तो यह है उसे पूरी करने के बाद मेरे सीने से एक बोझ भी उतर जाएगा। लगेगा कि मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। ये अजीब बात है, इधर आए दिन मुझे सपने में मेरा जगदलपुर और वहाँ के लोग लगातार दिखाई देते हैं। वजह साफ है कि अब मैं वहाँ कभी भी नहीं पहुँच पाऊँगा। पता नहीं तुम लोगों को देख भी पाऊँगा या नहीं। अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि ऐसी सूरत बने तुम भाभी के साथ दिल्ली आओ या यहाँ से गुजरो तो कितना अच्छा हो। कितना अच्छा हो कि ज़िंदगी में कम से कम एक बार मेरे घर आकर 2-4 रोज़ गुजारो। पता नहीं कैसा क्या होगा। भाभी से कहना उनके खिलाए हुए चीले अब भी याद है। चटनी का वो जायका तुम भी मानो ना मानो, सलमा से कहकर जब भी वैसी चटनी बनवाता हूँ
भाभी की याद शामिल होती है, मेरा उन्हें बहुत सलाम कहना। भाभी को प्यार, यार जिंदा सोहबत बाकी, तुम्हारा हमेशा की तरह शानी।